हाँ जी बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब डिस्कशन करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। हम लोग ने सक्सेसफुली एक्सरसाइज 2 और 3 की थी और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो बच्चों, सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो बेसिक थ्योरी है ये आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पे थ्योरी में आपको हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चर्चा कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली पढ़ा तो जाता है, लेकिन वो पढ़ा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के बाद। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिन बच्चों ने कंप्लीट की हो तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जीपी का जो बेसिकली nth टर्म होता है, या जीपी हम कैसे कहते हैं, या जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होता है। इन सारी बातों के डिस्कशन के लिए आपको जो बातें बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सिर्फ सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना होगा, जैसे आपने कहा कि आपके पास एक टर्म है जिसका नाम है ए, तो आप कहते थे कि अगर हम हर टर्म में क्या ऐड करते हैं, डी ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है, एपी बन जाती है, जिसका एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बात सभी को पता है, लेकिन ये तो एपी है। जीपी में क्या होता है, जीपी में बेसिकली एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो अगर आप हर टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, क्या करेंगे, हर टर्म में, जैसे आप हर टर्म में डी ऐड करते चले जा रहे थे, जैसे इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी बन गया, इसमें ए प्लस डी ऐड किया तो ए प्लस टू डी बन गया, ए प्लस टू डी में ऐड करेंगे तो ए प्लस थ्री डी बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह से बच्चों, अगर आप हर टर्म में आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाती है, एक जीपी बन जाती है। क्या बन जाती है, जीपी बन जाती है। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि आर कभी भी जीरो नहीं होता। आर जो है कभी भी इसमें जीरो नहीं हो सकता है। आर माइनस वन हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। आर लेस देन वन हो सकता है, आर ग्रेटर देन वन हो सकता है, लेकिन आर जीरो नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि बच्चों अगर आपने आर को जीरो कर दिया तो अगर हम फर्स्ट टर्म में जैसे ही आर का जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा ही नहीं, थर्ड टर्म भी नहीं आएगा, फोर्थ टर्म भी नहीं आएगा, मतलब जीपी क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों हम आर को जीरो ना लेकर के बाकी सब कुछ ले सकते हैं जो भी आपके मन में है। यानी वो फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, वन से बड़ा भी ले सकते हैं, वन से छोटा भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन आर आपका वन नहीं होना चाहिए। ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है। सॉरी, आर जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस एक्सप्रेशन का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा। तो तुमने कहा सर जो nth टर्म होगा वो होगा ए। जैसे सर देखो ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो बच्चों जैसे आपने एपी में nth टर्म लिखा था, वैसे ही आप nth टर्म सोचो ना कि जीपी में क्या होगा। कहोगे सर ए तो सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सर जो आर है ना वो फर्स्ट टर्म से नहीं चालू हो रहा। और अगर आर फर्स्ट टर्म से चालू हो रहा तो हम आर की पावर एन लिख देते। आर एक टर्म कम यानी कि आगे से चालू हो रहा तो हम इसको एन माइनस वन लिखते हैं, बिल्कुल डी की तरह, क्योंकि डी भी आपका सेकेंड टर्म से ही चालू हुआ। तो बच्चों कभी भी जो जीपी का nth टर्म होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। और बच्चों स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया कि आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ भी आप ले लीजिए। तो बच्चों ये होता है आपका क्या, ये आपका होता है जीपी का, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये आपका nth टर्म होता है, जिसको आप सक्सेसफुली याद भी रखेंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरी बात है, जैसे इसमें एन की जगह आप वन पुट करिए और चेक करिए फर्स्ट टर्म आ रहा है। कहोगे हाँ सर फर्स्ट टर्म आ रहा है, क्योंकि आर की पावर जीरो बन जाएगा, किसी की पावर जीरो वन होता है। हमने कहा एन की जगह टू पुट करो, देखो सेकंड टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो आपने जनरल टर्म लिखा है वो एकदम सही। ठीक है। अब बच्चों आपको ये डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। लिखा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है, ध्यान से सारे बच्चे देखिए, इसमें लिखा है इन अ सीक्वेंस इफ ईच टर्म except the first non-zero term bears the same constant ratio with its immediately preceding term, then the series is called GP
and the constant ratio is called a common ratio. तो बच्चों ये डेफिनेशन जो लिखी है वो वही लिखी है जो मैंने आपको इतनी देर तक समझाई, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके बच्चों, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म जीपी का हम सीख ही चुके हैं कि जनरल टर्म जीपी का क्या होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है। आइए बच्चों, दिस इज कॉल्ड, जो भी हम लोग ने पढ़ा था इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। क्या कहते हैं? nth टर्म ऑफ जीपी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, ये भी बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हालांकि इसकी प्रूविंग बहुत ही रेयर ही पूछी जाती है, लेकिन आपको ये जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम पता होना चाहिए, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? तुम कहोगे सर बहुत आसान है। जैसे एपी में आप क्या करते थे, पहले सीरीज को लिखते थे, फिर सीरीज को रिवर्स करके लिखते थे, और फिर जब आप ऐड करते थे तो पहला टर्म और आखिरी वाले टर्म का जो सम आता था वो सम बार बार रिपीट होता था, क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी भी होती थी कि द सम ऑफ द एपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर कांस्टेंट। तो एपी के कौन से टर्म्स का सम अगर आप पहले का लें और आखिरी का लें वो किसके बराबर होता है? मतलब आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको पढ़ाई थी प्रोबिंग में। इसलिए बच्चों जब हम एपी में सम करते हैं तो एपी में सम करते समय लगातार आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज भी होती है। चलिए अभी अभी आपको जीपी देखनी है, तो जीपी में जो एन टर्म्स का सम होता है उसको भी देख लीजिए। जीपी में फर्स्ट एन टर्म्स का सम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे ही तो लिखेंगे बच्चों, डॉट 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 डॉट। आगे क्या आएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन, ये बच्चों टर्म आएगा। क्या आएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको बिल्कुल एपी की तरह करें। हमने कहा कैसे? कहोगे सर इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, फिर हम ऐड करेंगे तो बार बार वही वैल्यू रिपीट होगी। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप भले चेक करके देख लो। तो सर इसमें क्या करें? इसमें बेटा आप एक काम करिए, इसमें आप फिर से इस एक्सपेंशन को यानी इस सम को दोबारा लिखिए, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके। कैसे लिखेंगे? एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए। तो बच्चों एक टर्म शिफ्ट करके लिखना स्टार्ट करिए, मतलब ए आर के नीचे ए लिखिए, ए आर स्क्वायर के नीचे ए आर लिखिए, ए आर क्यूब के नीचे ए आर स्क्वायर लिखिए, ऐसे कर करके टर्म शिफ्ट करके लिखिए। तो बच्चों आप ये बताएंगे कि ए आर की पावर एन माइनस वन भी एक टर्म शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों ए आर की पावर एन माइनस वन से पहले क्या आएगा? ए आर की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। तो ये बच्चों आप क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। वंस अगेन आपने अभी सम को कैलकुलेट करने के लिए पहले एन टर्म्स का सम लिखा, फिर से दोबारा लिखा, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। अब बच्चों क्या करिए कि जो आपके पास जीपी है उसका चेक कर लीजिए कॉमन रेशियो क्या है। क्योंकि सर आर है, तो हमने कहा आर का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर का इस पूरी इक्वेशन में यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन जो भी आपने लिखी है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा। बच्चों एन माइनस टू में जब आर मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा? एन माइनस वन आ जाएगा। कहोगे अरे वाह सर ये तो बिल्कुल वैसे ही बनता चला जा रहा। और बच्चों लास्ट वाले टर्म में जब आप आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर एन हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? कहोगे हाँ सर समझ में तो आया। चलिए अब आप क्या करिए, सबको जो है सब्ट्रैक्ट करिए। एपी में क्या करते थे सम निकालने के लिए? ऐड करते, या ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करते। चलो तो बच्चों जब पता है आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ये होगा एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन इज इक्वल टू ए। तो सर सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं। ये देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। देखो सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जा रहे हैं। कौन सा टर्म बचा? पहला टर्म, और लास्ट में ये वाला टर्म। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे एस एन हुआ वन माइनस आर टाइम्स ए टाइम्स वन माइनस आर की पावर एन। तो बच्चों यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकल के आया ए टाइम्स
1 माइनस आर की पावर n होल डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस, ये होता है बच्चों, ये आपको ध्यान देना। क्या बात सभी बच्चे समझ पाए? और बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि r जीरो नहीं हो सकता है, तो ये तो बात आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझने के बाद हम जरा इस सम के फॉर्मूले में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तुमने कहा सर अगर r मान लीजिए 1 हो गया तो ये तो आपका सम का फॉर्मूला फेल हो गया। हमने कहा कैसे? तो सर r 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू जो होगी 1 की पावर n, अब 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे 1 की पावर ऑड होगा तो 1 ही, तो इसमें सर जीरो हो जाएगी या अनडिफाइंड टाइप की हो जाएगी सम की वैल्यू 0/0। तो सर सम तो आया नहीं जब r की वैल्यू 1 है, तो आपका फॉर्मूला तो फेल करना। जबकि सर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में r की जगह 1 डालते हैं, क्योंकि आपने कहा था r 0 नहीं ले सकते, r 1 तो ले सकते हैं ना। तो सर r को 1 लेते ही आपका सम बन क्या रहा है? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, एक कांस्टेंट जीपी बन रही है जिसका हर टर्म कांस्टेंट है ना। तो तुम कहोगे सर r की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो ये सम बन रहा a प्लस ए, मान लीजिए r की जगह आपने 1 लिया तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। तो r की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली है बच्चों, तो बच्चों ये क्या होगा? ये सम होगा na, क्या होगा? na। लेकिन हाँ, अगर आपने r की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और ली तो उसमें जो सम है वो यही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अगर r 1 ना होकर के 1 के अलावा कुछ भी हो गया तो बच्चों सम यही आता है। लेकिन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मान लीजिए हमने r की वैल्यू 2 ले ली, तो सर अगर r की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और अगर हम जीपी कंसिडर करते हैं 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो सर ये एक जीपी बन रही है अगर हम r की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो सर r की वैल्यू 2 लेते ही ये जीपी बनती है। तो सर इस जीपी का सम, क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है तो उसका सम क्या आएगा? काफी बड़ा इससे वैल्यू आएगी। लेकिन सर जब आप यहाँ पर r की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? नेगेटिव क्वांटिटी क्रिएट। तो हमने कहा उसको क्या है, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेकर के आप उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप सम का फॉर्मूला यही लर्न करना चाहें तो ये भी चलेगा कि अगर r 1 नहीं है, क्या है? अगर r 1 नहीं है तो यही फॉर्मूला चल सकता है जो आपने लिखा है। बस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेकर के आप सम को पॉजिटिव बना लीजिएगा, क्योंकि r क्या है आपका? 1 से बड़ा है। तो सम क्या होगा? सम तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, निगेटिव थोड़ा ना आएगी। तो आपको क्या करना होगा कि अगर r 1 नहीं है तो ऐसे केस में जो सम का फॉर्मूला होगा a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप इन फॉर्मूलों को दो फॉर्मूलों में ब्रेक कर दें तो भी चलेगा। जैसे r की वैल्यू अगर 1 है तो ये फॉर्मूला हो गया Na, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो यही फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर टाइम्स a। और r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला दूसरी तरह से लिख लो, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ताकि सम आपको कहीं से भी नेगेटिव ना दिखे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो स्टैंडर्ड होता है वो यही होता है जो मैंने आपको सिखाया, a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब r 1 से छोटा होता है। r जब 1 होता है तो ये सम होता है na, r जब 1 से बड़ा होता है तो ये सम होता है a टाइम्स r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास एक एक्सप्रेशन और भी होता है, उसको भी हम साथ में क्रिएट कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कहा कि सर मान लीजिए आपने एक जीबी लिखी, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, तो सर ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर हम जीबी की बात करें तो उसका सम भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बात समझिएगा, मैंने एक जीपी कंसिडर की जिसका पहला टर्म 2 है और कॉमन रेशियो आ रहा है, तो पहले टर्म में आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो पहले टर्म से 2 से बनेगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से बनेगा 2 क्यूब, 2 क्यूब से बनेगा 2 की पावर 4, ऐसी जीपी बनेगी। लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म्स तक आपने लिख दी तो उसका सम भी इनफाइनाइट होगा।
लेकिन बच्चों इस इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये काफी बड़ा सा नंबर होगा। लेकिन अगर हम बच्चों यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर दें, हमने कहा कि भैया कॉमन रेशियो आपने 2 नहीं लिया, आपने 1/2 ले, तो ऐसे केस में आपका जो सम होगा वो कैसे क्रिएट होगा? पहला टर्म 1 है, दूसरा 1/2 है, फिर तीसरा 1/2 का स्क्वायर है, फिर चौथा 1/2 की पावर क्यूब है, इस तरह से बनता चला जाए। तो ये जो सम है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि 1/2 की पावर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये वैल्यूज कम होते होते नियरली इक्वल टू 0 होने लगी, है ना? तो उस सम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बच्चों यहां पर आप एक हेडिंग समझिए, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। जरा हेडिंग को समझिएगा। हेडिंग में हम ये आपको बताने चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई जीपी ली 2, 4, 8, 16, 32 और हमने कहा ये जीपी चलती है रही है इनफाइनाइट टर्म्स, तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर आपने पहला टर्म 1 लिया, दूसरा 1/2 लिया, फिर 1/2 का स्क्वायर लिया, फिर 1/2 की पावर क्यूब ली, फिर 1/2 की पावर 4 ली, ऐसे करते करते इस सम को तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इस सम की वैल्यू तो फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। चाहे आर पॉजिटिव हो आप, चाहे आर नेगेटिव हो। जैसे बच्चों आप सेकंड वाले केस में आपने आर पॉजिटिव लिया है विच इज इक्वल टू 1/2 और वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। आप आर -1/2 भी ले सकते हो। अगर आर -1/2 लोगे तो हर टर्म में क्या करोगे? माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। फिर भाई -1/2 करोगे तो ये +1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1/2 मल्टीप्लाई कर तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो यानी कि आर की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में हो, जैसे -½ -1/3 -1/4, तो भी ये सम कैलकुलेट हो सकता है। और आर की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में तो भी ये सम कैलकुलेट हो सकता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो बच्चों इस सम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तुम कहोगे सर सम का बेसिक फॉर्मूला क्या था? हमने कहा सम का फॉर्मूला था बेसिक a टाइम्स 1 की पावर n अपॉन क्या था? 1 माइनस r। ये बेसिक फॉर्मूला है। हमने कहा ये बेसिक फॉर्मूला कब था? तुम कहोगे सर ये बेसिक फॉर्मूला तब आपने यूज किया था जब r क्या हो? 1 से छोटा हो। r क्या हो? 1 से छोटा हो। ये तो आपने यूज किया। अब बच्चों हमने कहा r 1 से छोटा हो तो कितना छोटा हो? तुम कहोगे सर 0 से 1 के बीच में हो सकता है। 0 से 1 के बीच में r फ्रैक्शन होगा। और अगर हम कह दें कि भैया आप -1 से 1 ले लो तो भी तो फॉर्मूला होल्ड करेगा। क्यों भाई? अगर आप -1 से 1 के बीच में ले लो तो भी तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, करेगा ना? और कहोगे सर बीच में आर 0 हो गया तो? हमने कहा बेटा आर 0 हो गया तो आपके पास जीपी थोड़ा ना बनेगी, वो तो सिर्फ पहला टर्म ही रह जाएगा ए, और वो तो पहले ही आ रहा था। तो हम आर की वैल्यू 0 नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं आर की वैल्यू क्या है? 1/2 है, 1/3 है, तो 0 से 1 के बीच में, या -1/2 -1/3 है तो -½ से 0 के बीच में, या -1 से 0 के बीच में। कहने का मतलब अगर आप हमारी बातों को नहीं समझते तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, -1 1 0। हम कह रहे हैं आर यहां पर हो या यहां पर, तो सम फाइनाइट हो सकता है ना। लेकिन अगर आर 1 से बड़ा हो गया तो सम फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम सम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? यदि आर 1 से छोटा हो और कहां तक हो? -1 तक। तो ऐसे केस में हम सम को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है। सर अगर आर आपका 1 से छोटा है और वो फ्रैक्शन, तो हमने कहा बेटा जैसे जैसे ये पावर बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे पावर ये बढ़ाते चले जाओगे, इनकी वैल्यूज कहां टेंड करती है? 0 की तरफ। मेरी बात समझो। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि बेटा ये जो सम आपको कैलकुलेट करना है वो तब कैलकुलेट करना है जब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट हो। यानी कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं? इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का मतलब ये नहीं कि आप एन इंफिनिटी डाल दोगे, क्योंकि इंफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि सर एन इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर,
और अगर n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपकी जो सीक्वेंस होगी वो 1/2 की पावर इंफिनिटी चली जाएगी। नहीं समझे? हाँ। यानी 1/2 की पावर 32, 1/2 की पावर 99, ये कुछ वैल्यूज थोड़ा ना होंगी। ये वैल्यूज कुछ भी होंगी तो 0.00999 टाइप की होगी, यानी वो जीरो की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। कहने का मतलब अगर r 1 से छोटा हो या -1 से 1 के बीच में, तो ऐसे केस में r की वैल्यू फ्रैक्शन होने की वजह से, n को इंफिनिटी जाने की वजह से, आप r की पावर n को क्या एज्यूम करोगे? जीरो। r की पावर n क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी अगर n कहां तक टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की तरफ। बात समझो, हम कह रहे हैं ये वाला टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि r क्या है? मान लो 1/2 है या -1/2 है। अब पावर आप उसकी इनफाइनाइट करोगे तो वैल्यू तो उसकी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी ना, तो वो जीरो की ओर तो टेंड कर रहा है। यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स का जब आप सम निकालेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वो बनेगा a टाइम्स 1 - 0 अपॉन 1 - r, यानी कि a अपॉन 1 - r। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि कभी भी आपसे कोई पूछ दे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, तो आपको तुरंत बताना है a अपॉन 1 - r। लेकिन फिर आपको ये भी बताना है कि इसमें r जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाए, और गलती से किसी ने r 0 ले लिया तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आएगा, और फर्स्ट टर्म का सम तो इटसेल्फ वही टर्म होता है। तो आर की वैल्यू आपसे जीरो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -1 से 1 के बीच में जब लाई करती है तो आपके पास जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है वो क्या होता है? -1 से 1 के बीच में जब आर लाई करेगा तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपॉन 1 - r। तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जब सम होता है वो एग्जिस्ट ही तब करता है जब आर क्या हो? -1 से 1। ठीक है, क्या बात समझ पाए? तो ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी कि किस तरह से मैंने इस बात को पूरी तरह से आपको समझाया है। तो बेसिकली ये जीपी की बेसिक थ्योरी है, जिसमें आपने जीपी का nth टर्म देखा, जीपी का n टर्म्स का सम क्या होता है। अगर आर 1 हो जाए तो वो सम फॉलो नहीं हो पाता है, ऐसे केस में आपने उसको अलग से लिख दिया कि भाई अगर आर 1 होगा तो वो na हो जाता है, लेस देन 1 होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों इस तरह से आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी को कंसिडर करते हैं, और ये इसकी थ्योरी। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चर्चा करते हैं। जस्ट वेट।